Okay, good morning students. Today we'll be understanding the concept of optical fiber. Yesterday what we have studied, the underlying concept was total internal reflection, in which an incident ray traveling from optically denser medium to optically rarer medium is totally reflected back into the denser medium because the angle of incidence is greater than critical angle. Is greater than critical angle. This phenomena is called total internal reflection. इसका यूसेज क्या कर सकते हैं? हमने कल उसका देखा था कि इसके कारण में क्या होता है, मिराज होता है और डायमंड के जो स्पार्कलिंग क्वालिटी है वो आती है. यूज़ कैसे कर सकते हैं इसको? तो प्रिज्म के थ्रू यूज़ कर सकते हैं. प्रिज्म का आपने देखा था कल. आज हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ देखेंगे. ऑप्टिकल फाइबर के दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ हैं, है ना. पहला यूज़ तो जो है कि इट एक्ट्स एज अ लाइट ट्यूब, और जो मेडिकल यूज़ में जो ऑपरेशन करने के लिए, या एंडोस्कोपी जो बोलते हैं ना, एंडोस्कोपी यानी आपके अगर पेट में कुछ बीमारी है तो बोले एंडोस्कोपी कराना पड़ेगा, तो डॉक्टर क्या करता है, आपके मुंह के थ्रू एक छोटी सी पाइप अंदर डालता है ना. इट इज़ व्हाट इज़ दैट? इट्स ऑन ऑप्टिकल फाइबर. वो अंदर जाता है एंड बंच ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स दे क्रिएट इमेज ऑफ द इंटरनल पार्ट्स. पेट के अंदर में क्या हो रहा है वो देख सकते हो आप. बट वो बेंड हो जाता है, ऑप्टिकल फाइबर बेंड हो जाता है. सीधा तो है नहीं रास्ता, लेकिन बेंड होने के बावजूद लाइट उसमें टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण में वो बेंड होके भी वो ट्रेवल कर जाती है और आपको दिख जाता है. दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूसेज कहाँ पे है? जब हमको सिग्नल्स भेजने हैं, एंड सिग्नल्स ऐसे भेजना है, एक तो फर्स्ट वेरी फास्ट, बहुत तेज़ सिग्नल भेजने हैं, और दूसरा द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल शुड नॉट डिमिनिश. जो हम एनर्जी कैरी कर रहे हैं ओवर ए पीरियड लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ टाइम, लॉन्ग डिस्टेंस, वो कम नहीं होना चाहिए. जैसे कॉपर में अगर आप एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजोगे तो क्या जैसे जैसे कॉपर का लेंथ बढ़ेगा वैसा वैसा सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होगा क्या? नहीं होगा. होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा. जैसे जैसे कॉपर का लेंथ बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रो एल बाई ए है ना. एज द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस देयर विल बी लॉसेस, करंट लॉस, पावर लॉस, सब कुछ होगा ना. तो सेम सिग्नल है, बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करेगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी. सेकंड, कॉपर में अगर हम जब सिग्नल भेजते हैं तो उसकी स्पीड क्या होगी? जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड होगी वही होगी ना. करंट कैसे फ्लो होता है? जैसे हमको इंस्टेंटेनियसली दिख जाता है, ऐसे चालू किया ये हुआ, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड हो वो रहेगी. लेकिन अगर मैं लाइट के थ्रू सिग्नल भेजूं तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? है ना, 3 × 10⁸. इट इज मच मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द करंट. सो व्हाट हैपेंस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पीड, सिग्नल स्पीड इंक्रीजेस एंड द सिग्नल स्ट्रेंथ इज रिटेन्ड. जिस स्ट्रेंथ में हमने सिग्नल भेजा है वो बचा रहेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है और ऑलमोस्ट 95% इफिशिएंसी में 1 किलोमीटर तक तो ट्रेवल कर लेता है. यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो जितना सिग्नल करेगा 95% इफिशिएंसी रहेगी. सो दीज आर द यूसेजेस, है ना. द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर का. इट इज़ मेड अप ऑफ अ वेरी थिन फाइबर, है ना. ये वेरी थिन फाइबर, इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ वेरी डेलिकेट. तो ये जो है इसकी जो थिकनेस होगी लगभग 5 माइक्रोन से 25 माइक्रोन्स तक हो सकती है. यानी आपके बाल की जो थिकनेस है उससे भी कम हो सकती है ना. ये क्या है? कोर. बट इट इज़ मेड अप ऑफ अ मटेरियल विच इज़ हैविंग वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना. हायर रिफ्रैक्टिव, मैं वेरी हाई नहीं बोलूँगा, इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसके ऊपर में एक दूसरा मटेरियल जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लैडिंग. इसको क्या बोलते हैं? कोर.
इसके ऊपर में दूसरा एक मटेरियल है, थिन लेयर ऑफ क्लैडिंग इज देयर. द क्लैडिंग, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेसर देन कोर. सो एट द सरफेस अगर मैं इसको सीधा बना दूं, ये कोर है और इसके ऊपर में क्लैडिंग है ना. ये μ1 है और ये μ2 है, एंड μ1 इज ग्रेटर देन μ2. सो दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयरर. इज दिस अग्रीड? है ना. इफ आई, इस कोर में मैं एक लाइट किसी एक एंगल में इसमें डालता हूं या मैं ऊपर डालता हूं, ठीक. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, व्हाट विल हैपन? इट विल टोटली रिफ्लेक्ट बैक बाय, दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द रेयरर मीडियम. है ना. यहां बड़ा करके दिखाते हैं. सपोज दिस इज कोर एंड इसके ऊपर में ये है क्लैडिंग, ठीक है. यहां से मैं एक लाइट रे को यहां पे इंसिडेंट करता हूं. व्हाट विल हैपन? ये नॉर्मल है उसका. What will happen if this IC, I is greater than IC? What will happen? Total internal reflection. यहाँ पे अब इधर भी तो वही हुआ, ये डेंसर है और ये रेयरर है. फिर if this, now this becomes IC, I, angle of incidence. If this I is greater than IC, what will happen? फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहां से बाहर. वेरी सिंपल. यहां से इंसिडेंट रे गया, एट एवरी पॉइंट द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. और ये बेंड करने से भी, मैं अगर इसको बेंड भी कर सकता हूं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा चूज किया है कि ये बेंड करने से भी हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और ये लाइट ट्रेवल कर जाएगी पूरी अंदर. है ना. इज दिस क्लियर? दिस इज द फंडामेंटल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, नथिंग एल्स. सो अच्छा, ये बाहर में एक और इसका एक प्रोटेक्टिव शीथ रहता है ना. ये दोनों को हम क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव शीथ, जैसे आपके कॉपर के ऊपर में एक इंसुलेशन होता है ना, वैसे ही इनको भी एक इंसुलेशन के अंदर डाल के रखते हैं. है ना. अच्छा, ये एक ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी 2000 अप टू 2000 सिग्नल्स, अप टू 2000 सिग्नल्स. तो इसके लिए मेरे को दो अलग अलग केबल डालने की ज़रूरत नहीं है. यानी इसका मतलब ये समझ लीजिए कि एक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू 2000 टेलीफोन कनेक्शन हो सकते हैं. कैसे होंगे? ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी में भेजेंगे लाइट को. सबका एक फ्रीक्वेंसी रहता है ना, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में भेजेंगे. तो जो जिसका फ्रीक्वेंसी रहेगा वही एलसी सर्किट, एलसीआर होगा, और वो जिसका जो सिग्नल है उसको कैच कर लेगा. इज दिस अंडरस्टूड? ओके. सो ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हमने समझ लिया. अब मैं सीधे एप्लीकेशन पे जाऊंगा. सो सम ऑफ द एप्लीकेशंस, एज लाइट पाइप ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, लाइट पाइप की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको. ए बंच ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, उसको इकट्ठा कर लिए, तो बहुत छोटे साइज में, बहुत डायमीटर बहुत कम होता है ना, तो बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर इकट्ठा कर लिया, उसके थ्रू लाइट जब भेजते हैं तो इमेज फॉर्मेशन हो जाता है और उस इमेज को आप देख सकते हो. ठीक है. सेकेंड, दे आर यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन telecommunication. So the first, the electrical signal is converted into optical signal,
and that optical signal is passed through the optical fiber and hence the signal transmission happens. So the electrical signals are first converted to light by suitable transducers. Each fiber can transmit about 2000 telephone conversations without much loss of intensity. They are used for transmitting optical signals and two-dimensional pictures. Then in the form of photometric sensors, they are used for measuring the blood flow in the heart. In the form of refractometers, they are used to measure refractive indices of liquids. Okay, कोई डाउट? तो चलो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करें. फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल ऑफ refractive index. Find the value of critical angle for a material of refractive index √3. Find the value of critical angle for a material of refractive index √3. सपोज ये मटेरियल है, ठीक है. सपोज इसको मैं बोलता हूँ μ1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर. हाँ, और ये मटेरियल है μ2, है ना. मैंने क्या दिया है? μ1 दिया है ना. और सपोज ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है? I. ठीक, तो ये रे कैसे जाएगा? ये रे कैसे जाएगा? क्रिटिकल एंगल के टाइम पे रे कैसे जाएगा? तो R कितना हुआ? IC, है ना. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे जो है μ21 होगा ना, तभी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होगा क्या? μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेडियल मीडियम मटेरियल 2 विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल 1. μ21 इज इक्वल टू साइन, इसको मैं IC लिखता हूं, और साइन R. मुझे μ1 दिया है. क्या दिया है? μ1 दिया है ना. μ2 तो नहीं मालूम, लेकिन μ2 क्या है? एयर है. यहाँ पे एयर लेना है, ठीक है. तो मुझे क्या चाहिए? μ12. ये अगर एयर है तो ये क्या हो जाएगा? साइन अपॉन साइन, है ना. इसका इन्वर्स हो जाएगा ना. तो इन्वर्स करूंगा तो क्या होगा? 1 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन IC. अरे मेरे को इसका चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इन्वर्स, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ये क्या हो गया? μ12 हो गया. हाँ, अब यानी 1 2 क्या है? एयर है. 2 को 1 मानता हूं मैं. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1. तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन μ1, यानी कितना दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन 90. ये वाला, हाँ. इसका देखो, ये ऐसे जा रहा है ना. मुझे क्या मिला है? μ21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होगा, लेकिन मुझे दिया क्या है? μ1 दिया है, यानी μ12 दिया है. क्या दिया है? μ12. तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा ना उस मटेरियल का. अगर मुझे मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? μ इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC. क्या हो जाएगा? μ मटेरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC. वही लिखा है क्या? वो देखो ऊपर
यहाँ पे 1/μ1 लिखा है मैंने, लेकिन μm करूँगा तो ये 1/sin IC। इज दिस अंडरस्टूड? है ना? तो मुझे sin IC चाहिए तो क्या हो गया, 1/√3 IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स, IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। निकालो तो भैया क्या, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अभी आगे डिस्कशन में आने वाला है। Air or vacuum. Suppose this medium 1 is air or vacuum, medium 2 is some medium and medium 3 is some medium. See, इसका है μ2, इसका है μ3, तो μ2 इज इक्वल टू μ21। अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूं तो किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? हाँ है ना, इसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ μ21 और इसको μ31 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर बोथ। ठीक है, अगर इधर से कोई लाइट इंसिडेंस हुई और सपोज दिस इज रेयर मीडियम, कुछ भी हो, ये रेयर हो सकता है, डेंसर भी हो सकता है, ये रेयर हो सकता है, डेंसर भी हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि ये रेयर है और ये डेंसर है। ठीक है, तो रेयर है ये और डेंसर है ये, तो लाइट अगर कुछ नहीं होता तो ऐसा ट्रेवल करता है, ये डेंसर है तो ऐसा ट्रेवल कर रहा है। दिस इज आई एंड दिस is R. According to our definition, what is the refractive index of these two medium? μ32, ठीक, is equal to velocity of light in rarer medium to velocity of light in denser medium। तो यहाँ पे आ जाएगा v2/v3, यही होगा ना? हाँ, R इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू साइन आई ऑन साइन R। इस μ23 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, μ31 इंटू μ12, refractive index of medium 3 with respect to air into refractive index of air with respect to second medium। लिख सकते हैं क्या? आपके बुक में देखो, पेज नंबर 317। इसमें लिखा है नोट के नीचे, if n21 is refractive index of medium 2 with respect to medium 1 and 1,2 is the refractive index, नहीं ये नहीं, इसके नीचे it also follows that if n32 is the refractive index of medium 3 with respect to medium 2, then n32 is equal to n31 into n12। वही लिखा हूँ मैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब आप जो भी कन्वेंशन ले, n31 या μ31 इंटू μ12 ऐसा लिख सकते हैं।
where n31 is the refractive index of medium 3 with respect to medium 1. हम मीडियम 1 को क्या ले लिए हैं? एयर ले लिए हैं. क्या ले लिए हैं? एयर. तो ये चीज़ याद रखिएगा, है ना. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर द रे इज गोइंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर द ray is going into refractive index of the medium 1 upon refractive index of the medium where the ray is coming from, है ना. क्योंकि ये μ21 है और यहाँ पे क्या रखना है? μ12. समझ में आया? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μ31 into 1 upon μ21. ठीक है, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. लिख सकते हैं सर, μ31 इंटू 1 अपॉन, है ना. अब मैं इससे 1 ड्रॉप करता हूँ. ठीक है, 1 हटा दिया मैंने. 1 क्या है? कौन सा मीडियम है? एयर. तो μ3 इंटू 1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. तो मैं ये लिख सकता हूँ μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ3 साइन आर. लिख सकता हूँ क्या? μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ3 साइन आर. याद करने का तरीका, इसको कैसे याद करेंगे? क्योंकि हर जगह μ2 की जगह वो तो चेंज भी हो सकता है ना. क्या याद करेंगे? μ2 क्या है? ऐसा मतलब μ2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट आ रही है. μ2 क्या है? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट आ रही है. कहां से आ रही है लाइट? 2 से, सेकंड मीडियम से. इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? मीडियम 2 से. ठीक है, साइन आई तो आपको पता ही है. और μ3 क्या है? वो मीडियम जहां रे जा रही है, रिफ्रैक्शन के बाद जहां जा रही है. इज दिस क्लियर? μ2 को मैं एंड कुछ भी लिख सकता हूं, μ1 भी लिख सकता हूं. μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर. लेकिन μ1 लिखा तो उसका मतलब कौन से मीडियम की बात कर रहे हैं हम? जहां से रे आ रही है, वेयर द इंसिडेंट रे इज कमिंग. तो इसमें आ रही है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर. ऐसा भी लिख सकता हूँ. आपके बुक में लिखा है n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर. कहाँ पे लिखा है? अभी आगे जब हम स्फेरिकल वाला पढ़ेंगे ना, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, तो आप देखेंगे पेज नंबर 234 में थर्ड लास्ट लाइन, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर. 324, पेज नंबर 324 लिखा है क्या? तो इसको समझने का तरीका, जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू जिस मीडियम में जा रही है इनटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इज दिस क्लियर? ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट था आपको समझाना, क्योंकि उस दिन मैं छूट गया था मेरे से. आज समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस करेंगे तो इसका उपयोग है. इज दिस क्लियर? चलो, तो एक नेक्स्ट वाला एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं. इसमें मैंने जो पहला चीज़ बताया था, ये वेलोसिटी उपयोग होगा. ठीक है, करिए. और ये सब CBSE में आए हुए क्वेश्चन हैं. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम whose critical angle is 30 degree. Calculate the speed of light in a medium whose critical angle is 30 degree. That medium is this, और critical angle denser medium का ही रहता है.
और ये जा रहा है एयर में। किस में जा रहा है? एयर में। 1 लेते हैं, 1.5। हाँ, आंसर 1.5 × 10⁸ आएगा। ठीक है, कैसे आया? कैसे आया? हाँ ठीक है, म्यू तो नहीं दिया है। म्यू दिया है क्या? हाँ, म्यू निकालना है। म्यू कैसे निकालेगा? हाँ ठीक है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। वी अपॉन सी क्यों नहीं किया? इसीलिए मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, म्यू अगर ये मटेरियल है, ये मीडियम है, कोई मटेरियल मीडियम, ठीक है ना, और ये एयर है, तो इसका ये क्या आएगा? म्यू 2 1 ले लो, इसको 1 लेता हूँ सपोज, और इसको 2 लेता हूँ, तो ये क्या हो गया? म्यू 2 1 होगा कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। करेक्ट बोल रहा हूँ क्या? इससे आंसर आ रहा है। साइन आर कितना हो जाएगा? 1। और साइन आईसी तो निकालना है क्या? नहीं, दिया हुआ है। साइन 30 इज इक्वल टू वी अपॉन 3 × 10⁻⁸ तो v इज इक्वल टू c यानी 3 × 10⁸ साइन 30 कितना होता है? चलो आप समझाते हैं, पहले तो मैं खुद सॉल्व किया हूँ। सपोज ए लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम मीडियम टू एयर। द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम मीडियम टू एयर, है ना। तो ये सपोज मैं इसको बोलता हूँ डेंसर मीडियम और इसको बोलता हूँ रेयरर मीडियम, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रिफ्रैक्शन। ओके, तो what will be the formula of refractive index? mu21 is equal to sin I upon sin R. mu21 is equal to sin I upon sin R. Also mu21 is equal to velocity of light in medium upon velocity of light in यानी velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2. Is this clear? तो ये हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दिया है, क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? साइन 90, यानी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल कितना होता है? किस में होता है? जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना। तो कुछ स्फेरिकल सरफेसेस यानी क्या होता है? हाँ, स्फीयर है। स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसको इस 2D बोर्ड में बनाना मुश्किल है, तो आप समझिए कि अगर मैं ऐसा गोल बनाया हूँ तो ये क्या है? हाँ, ये एक स्फीयर है, ठीक है। अब ये स्फेरिकल सरफेस, अगर इससे मैं यहाँ पे एक आरी लेके इसको काट देता हूँ, ठीक है, तो ये जो मुझे मिला ये इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। एक ग्लास बॉल लिया और ग्लास बॉल को अदर देन डायमीटर, डायमीटर से भी काट सकते हैं, अदर देन डायमीटर किसी भी एक कॉर्ड से कट कर दिया, तो
तो मुझे ये मिल गया, है ना। इसमें स्फेरिकल सरफेस एक है और दूसरा सरफेस क्या है, प्लेन है। प्लेन है ना, कैन यू इमेजिन? ये स्फेरिकल सरफेस है और ये प्लेन सरफेस है। तो इसको मैं, और ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। तो इसको मैं बोलूँगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलूँगा इसको, प्लेनो कॉन्वेक्स, क्योंकि एक सरफेस प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स है। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स है। अभी मैं इसी में डिस्कशन करेंगे, बाद में कॉनकेव में आएंगे। तो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना। और सपोज ये जो स्फीयर है उसका सेंटर ये है, जिसको मैं बोल देता हूँ C, है ना। और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस है R, ठीक है। अब क्या किया मैंने, काट दिया, यानी है तो है ही नहीं, ये काट दिया तो ये है ही नहीं। मुझे क्या मिला, सिर्फ ये, यही बचा ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट फ्रॉम विच दिस स्फीयर इज मेड, दिस स्फेरिकल सरफेस इज मेड। उसका सेंटर जो है वो, और इसका डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं उसको, अपर्चर, है ना। ये डिस्टेंस है अपर्चर। और जो सेंटर ऑफ अपर्चर है इन द कर्व्ड सरफेस, सेंटर ऑफ अपर्चर इन द कर्व्ड सरफेस, उसको बोलते हैं पोल। याद आया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल को जोड़ता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल को जोड़ता है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल को जोड़ता है ये लाइन, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज दिस एग्रीड? ओके। अब कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, उसको हमको समझना है। ओके, देयर आर सर्टेन साइन कन्वेंशंस। पहला साइन कन्वेंशन है द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आ रही है उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यानी अगर एक रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, लेफ्ट टू राइट, तो जो भी डिस्टेंस मैं अगर इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ वो पॉजिटिव है, और जो भी डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ वो नेगेटिव है। इज दिस अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मिरर में भी है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। यानी 0 पॉइंट क्या है, पोल। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो इस कंडीशन में अगर मैं बोलूं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पोल से मैं इस साइड जा रहा हूं ना, पोल से मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं ना, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पॉजिटिव है। इज दिस एग्रीड? ओके, ये 2 हो गया। सो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द पोल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस, एंड द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में, पोल से मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे किधर है, इधर से आ रही है। ठीक है, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। अच्छा, हाइट, जो भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन सेगमेंट जोड़ रहा है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी डिस्टेंस मैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहा हूं उसको लेते हैं पॉजिटिव, यानी इधर है पॉजिटिव और इधर है एग्रीड। सो द हाइट मेजर्ड अपवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव।
the height measured downward and perpendicular to the principal axis are taken as negative. Agreed? Now there are certain assumptions. अभी हम जो स्फेरिकल सरफेस में जो रिफ्रैक्शन होगा उसके जो फॉर्मूला हम निकालेंगे उससे पहले हमको कुछ अजम्पशंस लेने हैं जिसको हमको समझना है. पैराएक्सियल रेस का मतलब मालूम है आपको? पैराएक्सियल रेस ठीक है. तो पैरा का मतलब क्या है ना? ऑल रेस विच आर वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसे रेस को क्या बोलते हैं? पैराएक्सियल रेस. हमारा जितना भी ये डेरिवेशन है ना, भले ये दिखने में दूर दिखेगा एक्सिस से, लेकिन वो सारे रेस क्या है? पैराएक्सियल रेस है. क्या है? पैराएक्सियल रेस. ऑल रेज आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये पहला असम्पशन. दूसरा, द अपर्चर इज वेरी स्मॉल, है ना? ये क्या है? दूसरा असम्पशन क्या है? द अपर्चर इज वेरी स्मॉल. अभी छोटे साइज के अपर्चर के लिए हम बात कर रहे हैं. द ऑब्जेक्ट टेकन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. पहला असम्पशन क्या है? द ऑब्जेक्ट टेकन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट टेकन इन द प्रिंसिपल एक्सिस. दूसरा, the aperture of the small spherical refractive surface is small. The incident and refracted ray make small angles with the principal axis so that the sines or tangents of these angles may be taken equal to the angles themselves. They are making very small angle. ये जैसे मैं point object यहाँ पे है, it is making a very small angle with respect to the principal axis. That so that अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से ये इंसिडेंट रे है यहाँ से, है ना? तो दिस एंगल θ1 इज वेरी स्मॉल. ये एंगल θ1 इज वेरी स्मॉल. सो इफ θ1 इज वेरी स्मॉल, व्हाट आई कैन डू इज sin θ1 कैन बी टेकन एज θ1 and tan θ1 can be taken as θ1. समझ में आया? ये एंगल इतना छोटा है θ1 कि मैं क्या ले सकता हूँ? sin θ1 को इक्वल टू θ1 एंड tan θ1 इज इक्वल टू θ1. ये एजम्पशन है, इसको रट्टा मार लेना. ये सब दूंगा मैं नोट्स में, ठीक है? एजम्पशंस हैं. सो द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस सो दैट द साइंस और टेंजेंट्स ऑफ दीज एंगल्स मे बी टेकन इक्वल टू द एंगल्स और देमसेल्व्स. ठीक, चलो अब आते हैं टॉपिक में. रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस. सपोज there are two mediums and it is separated by a spherical surface. अभी मैं कॉन्वेक्स की बात करता हूँ, है ना? इधर पे कुछ मीडियम है, इधर पे दूसरा मीडियम है, ठीक है? अब मैं ये मान के चलता हूँ कि दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम अभी के लिए, ठीक है? तो या फिर मैं इसको बोलूं कि ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है और इसका μ2, है ना? ये पोल है, ये पोल है, इसको मैं बोल देता हूं P. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसको हम बोल देते हैं O. ठीक है? दिस ऑब्जेक्ट विल मेक एक इंसिडेंट रे लिया उधर से,
ठीक है, यहाँ स्ट्राइक किया। अब जहाँ पे स्ट्राइक किया वहाँ से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, दैट नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्यों? जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका नॉर्मल हमेशा, कोई भी नॉर्मल टू द टेंजेंट ऑफ ए स्फीयर विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर, है ना। तो ये यहाँ पे नॉर्मल निकालना है तो मैं करूँगा इसका टेंजेंट बनाऊंगा, इस पॉइंट में टेंजेंट बनाऊंगा और उससे नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, तो इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज दिस एग्रीड? चलो मैं इसको डैश डैश बना देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज पी सी? आर। व्हाट इज पी सी? दिस इज आर। अब इंसिडेंट रे इधर से हुआ है, लाइट किधर से गिरा रही है? इधर से। तो ये आर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? है ना, तो ये पॉजिटिव, दिस इज आर। ओके, नाउ इमेज फॉर्म होने के लिए दो रे चाहिए रहते हैं कम से कम, तो एक रे मैं ले लेता हूं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहाँ सॉरी, अभी रुक जाओ, अभी रिफ्रैक्शन तो कराया ही नहीं हमने, लाइट का रिफ्रैक्शन, है ना। ये जा रहा है, सपोज ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ऐसा है, सपोज लाइट का पाथ ऐसा है, तो ये नॉर्मल की तरफ आएगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा? है नॉर्मल के पास आएगा, तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल के तरफ आया और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया, तो इमेज कहाँ बना? यहाँ पे बना। एक रे को मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से लिया और एक रे ये रिफ्रैक्ट होके आया, तो इमेज कहाँ बना? यहाँ बना, ठीक है। सो द डिस्टेंस P, और इसको मैं ले लेता हूँ I, क्या ले लेता हूँ? I। दिस PI इज व्हाट? ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज, और ये इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? OP, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मान लेते हैं U, क्या मान लेते हैं? U। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U। तो ये पोल्स, ये जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है इधर है, और आप मेजर किधर कर रहे हो? P से O की तरफ, तो U कैसा है? अभी यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, आप याद रखना, U कैसा रहेगा? नेगेटिव। अब ये इमेज डिस्टेंस को ले लेते हैं V, क्या लेते हैं इसको? V का साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी क्या करता हूं, ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ये है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? ये है कि नहीं? ये नॉर्मल है, सॉरी नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है, ये R पूरा ऐसा आएगा क्या? ओहो, गलत हो गया। कौन सा है? ये वाला R है, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, P डैश, ठीक है। और इस एंगल को मान लेता हूं मैं अल्फा, और बीटा किसको मानूं? इसको मानता हूं बीटा, और इसको क्या मान लेते हैं? देखना R और गामा एक जैसा दिखता है, तो मैं इसको क्या कर लूं? R। अब सही है, अल्फा, बीटा, गामा सब जगह। इसको क्या लेते हैं? N।
n लेते हैं, ठीक है, n p डैश p c i, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब हमने इसको क्या माना कि इफ इट इज हैविंग ए थिन अपर्चर, तो ये जो डिस्टेंस है ना NP, इसको मैं स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं। अगर एकदम पतला सा है, थिन लेंस है, तो क्या कर सकते हैं कि इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो मैं क्या मान सकता हूं, इसको एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं क्या NP को? ऐसा असम्पशन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बनेगा नहीं, ये असम्पशन करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें ये लिखा है as before we take the aperture or the lateral size of the surface to be small, इसीलिए तो assumption किया ना कि aperture is very small, तो ये क्या होगा, ये जो है it will be almost straight line। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, aperture small, एक ऐसा एक स्फीयर है, ठीक है, मैं इसका सिर्फ इतना बड़ा हिस्सा लिया, तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं? आप समझ में आया? तो मैं इसको क्या कर लिया, लगभग इसको परपेंडिकुलर मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस के। सही समझ में आ रहा है ना? अब NCI करेंगे, NCI क्या कर रहे हैं? NCI, ट्रायंगल NCI है ना? तो ये जो एंगल बीटा है, इट इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है बीटा। हाँ, तो R प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा, R प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा। यहां पे लिखता हूं मैं, कौन सा R बीटा के बराबर होगा? ये गामा है, ये बीटा है, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल को जोड़ूंगा तो मुझे बीटा मिलेगा। दिस इज एक्सटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इट इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। होता है कि नहीं होता है? ट्रायंगल पढ़े होगे तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, इन ट्रायंगल NCI, NCI क्या हो गया? बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा, तो R इज इक्वल टू बीटा माइनस, मेरे को R और I की वैल्यू चाहिए, है ना? अब ये वाला देखिए, इन ट्रायंगल NOC, इन ट्रायंगल NOC, हाँ चलो ठीक है, इन ट्रायंगल NOC I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, ओके, I मिल गया, R ये मिल गया, है ना? अब मुझे tan अल्फा की वैल्यू चाहिए, पहले तो बताओ tan अल्फा, हाँ tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी NP डैश हो गया तो NP मान सकता हूं क्या? NP अपॉन OP, NP अपॉन OP, है ना? तो मैं कहीं वहीं से लिखते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू NP अपॉन OP। हाँ एक मिनट रुकना दे भाई, रुक, धीरे धीरे चलो, कंफ्यूजिंग है। OP को क्या लूंगा? U माइनस U, देखा, इसीलिए जल्दीबाजी मत करो, समझो पहले। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? NP अपॉन
माइनस यू, और टेन अल्फा को मैं अल्फा भी लिख सकता हूँ क्या? हमने एजम्पशन किया था, एजम्पशन किया था टेन अल्फा इसको। तो ये क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू एन पी अपॉन माइनस यू। ठीक, टेन बीटा चाहिए मुझे, टेन बीटा। करो ना तो। हाँ हाँ, तो मैं यहाँ लिखूँ, इधर लिखूँ, इधर लिख रहा हूँ। टेन बीटा इज इक्वल टू एन पी अपॉन पी सी। पी सी क्या है? आर, आर एन पी। टेन बीटा को बीटा लिख सकता हूँ, एन पी अपॉन आर। अब मेरे को गामा चाहिए, है ना? तो टेन गामा क्या होगा? एन पी अपॉन पी आई, यानी एन पी अपॉन वी। और गामा को, ये टेन गामा को गामा लिख, एन पी अपॉन वी। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, गामा मिल गया। आर क्या है? आर क्या है? बीटा माइनस गामा। पहले आई निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लें आई। तो आई इज इक्वल टू अल्फा क्या है? एन पी अपॉन यू माइनस और बीटा प्लस आर। आर क्या है? बीटा माइनस गामा। बीटा है एन पी अपॉन आर, और गामा, गामा गामा किधर है? गामा ये माइनस एन पी अपॉन वी। ठीक, आई मिल गया, आर मिल गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। तो मैं लिख देता हूं म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन, है इधर लिखो, इधर लिखते हैं ना, आ जाएगा। म्यू टू वन, म्यू टू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू टू वन को मैं लिख सकता हूं म्यू टू अपॉन म्यू वन। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अरे मेरा अभी खत्म नहीं हुआ ना, बस ये खत्म करता हूं, ये बहुत लंबा चल गया। साइन आई को मैं आई भर लिख सकता हूं क्या? अरे अभी तो असम्पशन किया था, आई इज वेरी स्मॉल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, तो सिर्फ आई लिख सकता हूं। साइन आर को भी सिर्फ आर लिख सकता हूं, आई अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई आर म्यू टू इक्वल टू आई म्यू वन। आर की वैल्यू डाल दो, ये इधर आर ऐसा लिखा है। अब क्लियर है ना? चलो, आई तो ये है, आर ये है, डालें। आर की वैल्यू क्या है?
NP अपॉन कैपिटल R माइनस NP अपॉन V, हाँ, इंटू μ2। और ये क्या है, μ1 लिख देता हूं पहले, NP अपॉन R माइनस NP अपॉन U। तो सारे NPO को खत्म कर सकते हैं क्या? सारे NPO को खत्म कर सकते हैं? काहे का एलसीएम यार? पहले सब NP सब जगह से कॉमन निकाला तो बाहर कट जाएगा, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, μ2 1 अपॉन R माइनस V इज इक्वल टू μ1 1 अपॉन R माइनस, ये जो है मल्टीप्लाई कर दो, μ2 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन V इज इक्वल टू μ1 अपॉन R माइनस अपॉन U। ये जो है R वाले को एक साथ ले आता हूँ मैं, ये दोनों को इधर ले आया, यानी μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन R, इसको उधर भेज देता हूँ, हाँ, प्लस हो जाएगा ना रे, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U। अब हाँ, ये 1 अपॉन R कॉमन ले लिया, क्या हो गया, μ2 माइनस आ गया, इसमें कुछ नहीं करना है। दिस इज द फॉर्मूला। इसका आता है भैया, डेरिवेशन आता है, इतना बताने की जरूरत क्यों पड़ी तो है? हाँ होगा, 5 का नहीं होगा, 3 का होगा, 3 का होगा। मेरे को आपको समझाने के लिए इसको धीरे धीरे कराना पड़ा, आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो फास्ट कर लोगे ना, है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला सरफेस के हिसाब से चेंज नहीं होता है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, फॉर्मूला यही रहेगा स्फेरिकल के लिए। हाँ, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, ये सब में रहेगा, ऑलमोस्ट क्या, सब में ही रहेगा, है ना। आपके बुक में सिर्फ एक ही सरफेस दिया है, ठीक है, लेकिन आपके रेफरेंस बुक में ही, इसमें SL अरोरा में अलग अलग सरफेस लेके किया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, रे डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत स्लो गया हूँ मैं, अगले क्लास में जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी इसमें, ठीक है। चलो, आपकी मैडम लेगी क्लास। हाँ, क्या बोला? एक मिनट, ये गलती मत करना, मैं आपको एग्जाम्पल, हाँ, एक चीज, ये गलती मैं आपको दिखाता हूं फिर से। ये सरफेस ऐसे ही है, ठीक है। मान लो इधर दूसरा मीडियम, इधर दूसरा मीडियम, अब इंसिडेंट रे आई ऐसे, तो पॉजिटिव किधर है? इधर। इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव है, इस साइड जाओगे तो नेगेटिव है, ये पोल है, ठीक है। अब देखो, ये C है, ठीक है। अरे भाई, C तो इधर ही बनेगा, इधर बनाएगा क्या? C किधर है? ये है, ये P है, R का क्या साइन होगा? नेगेटिव,
आर नेगेटिव होगा। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से आप अपोजिट टू इंसिडेंट रे जा रहे हो, पोल से मैं इधर जाता तो पॉजिटिव था, हाँ पोल से मैं इधर जाता तो पॉजिटिव था, लेकिन मैं किधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ ना। इसी चीज़ को समझना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंसिडेंट रे इधर से आ रही है तो आपको पॉजिटिव किधर लेना है, इधर लेना है, पोल के इधर। पोल के उधर गए तो ठीक है। अब सपोज इसमें रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, मुझे इमेज बनाना है, इसमें रिफ्रैक्शन हुआ, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे ऐसा ना हो के ये ऐसे जाना था और ये हो गया ऐसा चला गया, ऐसा चला गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कर दिया, मिलाना है तो मैं इसके कैसे कर दिया, पीछे इधर पे, तो यहाँ पे बन रहा है इमेज। तो ये क्या है, V, लेकिन ये रियल इमेज नहीं है, है? रियल इमेज अगर एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस मीट करता तो होता, तो ये इमेजिनरी है ना। U क्या है, ये है क्या U? U और V का साइन बताइए। दोनों नेगेटिव हैं, P से इधर नेगेटिव और U भी नेगेटिव, है ना। थोड़ा सा एक चीज स्फेरिकल लेंस के बारे में आप याद रखिएगा, इफ द साइन ऑफ बोथ U एंड V आर आइडेंटिकल then the image formed will be imaginary. If both U and V are either positive or either negative, दोनों एक ही जैसे साइन वाले हैं, तो इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, इमेजिनरी। और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो रियल इमेज बनेगा। इज दिस क्लियर? आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा।